नमस्कार। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, तो स्टैटिक जीके में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का ही बनता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम, उनकी फुल फॉर्म, उनका हेडक्वार्टर, उनकी स्थापना कब हुई थी, उनकी एट प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, कौन उसके चेयरपर्सन है, इस तरह की जानकारियाँ ज़रूरी है करना। तो इस सेशन के अंदर ना लोग वो सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कवर करने वाले हैं। तो पिछले कल हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशन माने संयुक्त राष्ट्र के अंडर ही ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। विश्व बैंक विच मीन्स वर्ल्ड बैंक का पर्पस क्या है, पहला आप ये समझे। जो वर्ल्ड बैंक है उसका पर्पस क्या है? कैन समबडी नो? कोई जानता है? देखिए, जो विश्व बैंक है उसका पर्पस क्या है कि जो गरीब देश है, गरीब बोले तो डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देश है, फॉर डेवलपमेंट्स बनाइए, हाईवे बना सकते हैं या हॉस्पिटल बना सकते हैं, स्कूल बना सकते हैं, उसके लिए बहुत सस्ती क्या आती है, फंडिंग आती है। जिस तरह से एक गरीब परिवार या मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई के लिए लोन लेता है बैंकों से। लोन उससे क्या होता है कि कल परसों वो बच्चा पढ़ेगा, सपोज करो कि बच्चे की इंजीनियरिंग पे 10 लाख का लोन ले लिया, जॉब लगने के 4-5 साल के अंदर लोन वो चुका देगा, उसके बाद वो अर्न करेगा। सिमिलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बैंक से कर्जा लेती है, स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, जिससे हमारे देश में स्वस्थ और इंटेलिजेंट नागरिक पैदा होंगे। वो कल परसों जाकर देश में कंट्रीब्यूट करेंगे, वेदर इन पॉलिटिक्स और इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन, हर कहीं पे कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हमारा देश की ग्रोथ जो है वो होती है। चलिए डिस्कस करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। तो देखो कई बार क्या होता है, आप अभी पढ़ रहे हैं वर्ल्ड बैंक को तो बड़ा आसान है कहना कि इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। आज से 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब एग्जाम हो मान लीजिए, फिर आप अगर इस क्वेश्चन को उत्तर सही दे जाएं, दैट रियली मैटर्स। जिस दिन जो टॉपिक हम पढ़ रहे होते हैं वो काफी इजी लगता है, बट रिवीजन करें तो जाके वो ठीक रहेगा। चलिए, स्थापना कब हुई इसकी? 1944 में। अब इसको ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, या फिर ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान इसको बनाया गया था। तो ब्रेटन वुड में एक कॉन्फ्रेंस होती है और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 तरह की बनी ऑर्गेनाइजेशंस, एक थी वर्ल्ड बैंक और एक थी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। स्टार्ट किया था 1945 में। इसके कुल मेंबर कितने हैं? 189। और इसका प्रेसिडेंट वर्तमान में अजय बंगा है, जो इंडिया से ही है। इंडिया के अजय बंगा जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में MD रह चुके हैं और बहुत सारे और बैंक्स में काम कर चुके हैं। मैं आपसे पूछूं कि विश्व बैंक जो है वो 1945 में ही क्यों क्रिएट हुआ? ये है बड़े एग्जाम का सवाल। 1945 में क्रिएट हुआ, पर क्यों हुआ क्रिएट? तो उत्तर इसके पीछे क्या कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ विद डिस्ट्रक्शन, डैमेज, तबाही। हर देश के अंदर तबाही थी। आप जानते, जिस देश में तबाही का माहौल हो वहां सबसे पहले 2 बातें सफर होती हैं, एजुकेशन और हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हो जाए, चलो पाकिस्तान छोटा देश है, इंडिया और चीन का वॉर हो जाए, जो बड़े जाइंट हैं, पावरफुल नेशंस हैं, तो हमारे यहाँ हार जीत तो बात की बात है, पर हमारे यहाँ सबसे पहले दिक्कत किसमें आ जाती है? हेल्थ और एजुकेशन। समझे आप? 2 चीजें सफर करती हैं जी। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब ये बनाया गया वर्ल्ड बैंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो मेन ही ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ये तबाही न्यूट्रलाइज करना, उसे थोड़ा ठीक ट्रैक पे लाना। आज इस वर्ल्ड बैंक से कई देशों को कर्जा मिलता है, ये कि देशों को ही ऋण देता है, कर्जा देता है। विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्त नियम का सदस्य बनना जरूरी है। ये भी लाइन एक इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसके अंदर 5 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, इनके नाम खाली आपको पता है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो फिलहाल इसेंशियल नहीं है। ये 2-3 बातें नोट कर लो, जिन्होंने नोट कर रखी हैं वो खाली याद करो, साथ साथ सोचे, कोई और नहीं चलेगा जी। साथ साथ में इनको कंठस्थ करने की कोशिश करिए, याद करने का प्रयास करिए, ठीक है जी। तो विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का समूह है ना। अब इसका मेन जो है वो IBRD है। आप जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, उसका एक और नाम क्या है? IBRD। वैसे विश्व बैंक के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मगर जो पहला है बैंक है
समझे आप? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक, स्थापना इसकी 1944 में हुई और इसके मेंबर कितने हैं? 189। ऑलराइट, इसके बाद अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, जिसकी हमने बात करी अभी हाल ही में, अगर आपको से फंडिंग चाहिए मिनिमम आईएफएससी का मेंबर होना पड़ेगा। आईएफएससी की स्थापना हुई 1956 में और इस मेंबर भी कितने हैं? 189। अब इनका काम क्या है वो फिर इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, इधर नहीं है। अंतरराष्ट्रीय विकास खंड आईडीए, अंतरराष्ट्रीय विकास खंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना 60 में हुई। इसके मेंबर्स इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं जी? हाँ जी, 173। ऑलराइट, इज इट डन? चलिए, अब चौथा है MIGA, मल्टीलैटरल चलिए भाई देखिए ना, चौथा क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। इसकी स्थापना 1988 में होती है, सदस्य इसके 182 हैं और भारत 1944 में बना है। भारत इसका मेंबर कब बना जी? 1994 में। हो गए जी? नेक्स्ट पढ़ें क्या? तो नेक्स्ट है ICS ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, हुई 1966 में इसको स्थापित किया गया। इसके मेंबर हैं नेशंस और भारत फिलहाल इसका मेंबर नहीं है। तो एग्जाम में आ सकता है कि विश्व बैंक के जो 5 संगठन हैं उनमें से किस संगठन का भारत मेंबर नहीं है? तो वो है ICSID। इसका पर्पस है कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स क्या होते हैं। जैसे मान लो भारत का डिस्प्यूट है UAE के साथ, तो UAE और भारत का डिस्प्यूट इसके द्वारा सेटल किया जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट का डिस्प्यूट है, पैसा निवेश करने का डिस्प्यूट है, सपोज कर लीजिए कि अगर मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी मान लो नेपाल के अंदर आज कोई कंपनी ओपन कर बहुत पैसा वहां लगा देते हैं और मान लो नेपाल में कोई जेनजी सरकार बनती है और बोलती है कि इंडिया से की गई सारी इन्वेस्टमेंट जो है हम उसको बंद करा देंगे, मैंने इंडिया में जो भी यहाँ चीज खोली हम उसको बंद करा देंगे। मुझे बताइए कि क्या ये नुकसान नहीं होगा मुकेश अंबानी एंड तमाम लोगों का जिन्होंने, होता क्या है जैसे आज मान लो मोदी सरकार है तो अमेरिकन कंपनीज, चाइनीज कंपनीज, जापानीज के यहाँ सेटअप है। आज 96% मोबाइल फोन्स हम यूज करते हैं कहाँ बन रहे हैं जी? इंडिया में। 2016 में 96% फोन कहाँ से आते थे बन के? बाहर से। खाली 4% यहाँ बनते थे। अभी रिवर्स हो गया, 96% फोन यहाँ बन रहे हैं। मेक इन इंडिया का ये बट ये बात भी साफ है कि यहाँ खाली असेंबलिंग होती है, जो उसके स्पेयर मतलब उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उसके जो मेन पार्ट्स हैं वो बाहर से बन के आते हैं। चलिए, पर इमेजिन करिए कि कल परसों मोदी सरकार कुछ जनता पार्टी सत्ता में आ जाए। इमेजिन, ये लोग कौन है? ये लोग ना पढ़े लिखे लोग हैं। इमेजिन करिए यंग लोग, मैं अपनी बात भी करूं तो हमारा तजुर्बा इतना नहीं है फिलहाल कि हम सरकार चला सके। डो नॉट, सरकार चलाने के लिए नीड सम एक्सपीरियंस। मैं अपनी बात करूं, मैं MLA नहीं रहा हूं, मैं सांसद नहीं रहा, मैं किसी सरकार में मंत्री नहीं रहा हूं, तो मैं अगर PM बन जाऊं डायरेक्टली तो क्या मैं देश चला पाऊंगा? इम्पॉसिबल, डिजास्ट्रस हो जाए। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी है, वो जो लोग नए नए लड़के लोग आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, जिन्होंने खुद कुछ पढ़ा लिखा ही नहीं है। मतलब इवन दो उसका जो अंकित उसका फाउंडर है, अंकित जो USA में पढ़ता है, US में, तो उसने IAS की तैयारी करी हुई थी पहले, फिर आम आदमी पार्टी में काम किया, फिर आगे पढ़ने चला गया, तो उतना वो मैच्योर माइंड नहीं है। अब इमेजिन करिए कि कॉकरोच जनता पार्टी कल सत्ता में आ जाए, मान लेते हैं बीजेपी कांग्रेस को लात पड़ जाए यहाँ के लोगों से, तो वो जो ये नई पार्टी है जहां शायद आपकी एज के लोग मंत्री बन जाएंगे या मेरी एज के लोग सरकार में दिखेंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है, और वो अगर अतरंगी या रेडिकल डिसीजन ले लें जैसे नेपाल की सरकार ले रही है। अभी जो रैपर वैपर जो सिंगर विंग आ गए वहां सरकार के अंदर, देखा आपने नेपाल के अंदर जेनजी सरकार आ गई हुई है, तो क्या कर रहे हैं वो लोग? तो काट रहे हैं वहां पे, राइट? बोलने का अर्थ क्या है कि अगर ऐसी सत्ता आ जाए मान लो,
और वो फिर फैसला करें कि नहीं, हमने चाइना का कंप्लीटली बहिष्कार करना है, तो चीन की जो भारत में कंपनियां हैं, चाहे रेडमी है, चाहे शॉमी है, चाहे वीवो है, उन सभी कंपनियों पे ये ताले लगवा दे, मान लेते जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले लोग। तो चीन की उन कंपनियों का जो इन्वेस्टमेंट है, नुकसान हो गया, वो कौन कौन उसको फिर हैंडल करे? दैट इज वाई जो बिजनेसमैन है वो बिना डरे हुए किसी भी देश में निवेश कर सकें, इसलिए ये संस्था बनाई गई है कि कल परसों ऐसी स्थिति आएगी तो अंतरराष्ट्रीय प्रेशर पड़ेगा सरकार के ऊपर कि देखो भाई, ताले खोल दो उस कंपनी, तुमने ताला लगाना है, इतने पैसे उनको दो। समझ रहे हो आप? देने के नहीं है। तो क्या आप भी बने मेंबर उसके? नहीं बने हैं? है कोई आप में से जो उसका मेंबर बन गया हो? कॉकरोच जनता पार्टी। पहली बात है, कॉकरोच नाम, यार ये कोई कॉकरोच नाम एक जल्दबाजी में ले लिया नाम है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि यंग लोग आजकल बेरोजगार हैं और पंगे वंगे लेते रहते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, बेकार लोग हैं इसलिए करते रहते हैं ऐसा। ये कॉकरोच की तरह है, ये कहते हैं देश को खा रहे हैं। कुछ बात सही भी है। जो बेरोजगार, देखिए अंडरस्टैंड कीजिए, जो बेरोजगार होता है उसको उसकी कोई दिशा नहीं होती ना, तो बिना जो दिशा में जो पर्सन होता है उसे कोई भी प्रभावित करके किसी भी दिशा में लेके जा सकता है। नेता लोग इन्हीं लोगों को यूज करते हैं रैलियों में। इमेजिन करिए कि आपकी जॉब है, क्या आप छुट्टी ले पाएंगे किसी की रैली में जाने के लिए? कभी नहीं ले पाएंगे। तो बेरोजगार ही इन नेताओं का क्या है, मटीरियल है, इलेक्शन मटीरियल होता है। और इस कारण से फिर जो है ये पार्टी बनी है। एंड आई होप आप बात समझे हैं कि जब भी किसी देश में सत्ता पलट होगा तो किसी दूसरे देश के द्वारा वहां जो निवेश किया गया है वो निवेश नुकसान में ना जाए, इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई है। समझा आप जी? अब वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा शेयर किसका है? बस इतनी सी बात पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक में सबसे ज्यादा शेयर किसका है भाई? यूएसए का। शेयर मतलब किसने, देखो वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? वर्ल्ड बैंक गरीब देशों को चंदा देगा ना, तो उसके पास पैसा कहां से आएगा? विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक को डोनेशंस आती हैं। क्या आती हैं जी? डोनेशंस। एंड सब कहां से आती है? यूएसए से। तो यूएसए से सबसे ज्यादा डोनेशंस आती है। यूएस सबसे ज्यादा डोनेशंस करता है, फिर जापान करता है, फिर जर्मनी करता है, फिर यूनाइटेड किंगडम करते हैं, इत्यादि इत्यादि। समझे आप? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मुद्रा कोष, इसकी हम बात करें तो आईएमएफ को 1945 में 29 देशों ने बनाया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है हेडक्वार्टर इसका। और इसकी जो करेंसी है, मुद्रा है, उसको बोलते हैं एसडीआर। कई बार एग्जाम के अंदर आया है कि एसडीआर नामक मुद्रा किससे संबंधित है? तो उत्तर होगा आईएमएफ के साथ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड माने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये सभी देशों को लोन देता है जी, सभी देशों को ये लोन देता है, बट किस पर्पस के लिए? जब एक्सटर्नल लाइबिलिटी हो। सपोज करो कि भारत को तेल लेना है और हमारे पास डॉलर्स नहीं बचे, क्योंकि हम अगर तेल खरीदते हैं, तेल मतलब पेट्रोल डीजल, तो हमको पेमेंट किस में करनी होती है? डॉलर्स। प्लस खत्म हो गए, तो हम किसके पास जाएंगे? आईएमएफ के पास, और वो हमको डॉलर्स प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट पड़ेगा हमें, वो पे करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के लिए हम आईएमएफ के पास आते हैं। समझा? भारत के पास कितना विदेश मुद्रा है, विदेशी मुद्राएं हैं? लगभग 698 बिलियन डॉलर है। तो भारत के पास विदेशी मुद्राएं 698 बिलियन डॉलर हैं। हाँ जी, बिलियन डॉलर्स, बिलियन बहुत है, ऐसी बात नहीं है, पर हमारा इंपोर्ट भी बहुत है ना। जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो हमको वहां से पेमेंट करनी पड़ती है। तो हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है, हम बहुत चीजें मंगवाते हैं बाहर से, तेल, खाने का तेल भी, और ये जो पेट्रोल डीजल है वो भी बाहर से मंगवाते हैं। लगभग पेट्रोल डीजल और गैस तो 80% 90% बाहर से ही आती है, जिसका खर्चा बहुत होता है, बहुत बिल पे करना पड़ता है हमको। और वही रीजन है कि हमारा रुपी लगातार गिर रहा है अगेंस्ट डॉलर्स। हम क्या कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल कार्स हैं, इलेक्ट्रिकल जो स्कूटर्स हैं, अगर वो मार्केट में आ जाएं तो फिर हमारा जो पेट्रोल और डीजल का जो डिमांड है कम हो जाएगा।
तो हमें डॉलर्स फिर पे नहीं करना पड़ेगा। तो नेचुरली फिर समझा आप, ये खेल होता है। देखिए रुपीज का गिरना जो है वो किस बात पे निर्भर करता है। अगर हमारा आयात ज्यादा है हमारे निर्यात से, मीन्स हमारा एक्सपोर्ट कम है किससे, इंपोर्ट से। यूं कहें हमारा इंपोर्ट क्या है इससे, एक्सपोर्ट से, तो हमारी करेंसी गिरेगी। इसका रिवर्स हो जाए, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो इंपोर्ट कम हो तो करेंसी इंप्रूव हो जाएगी। और अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बराबर हो, बराबर कि हमने 200 बिलियन डॉलर्स का सामान बाहर बेचा विदेशों को और 200 बिलियन डॉलर का ही सामान इंपोर्ट किया, तो करेंसी रहती है स्टेबल। तो भारत की करेंसी गिरने का रीजन क्या है, हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। आप देखो जरा, आपके फोन्स और तमाम चीजों को बनाने के लिए ज्यादातर चीजें कहां से आती हैं जी, बाहर से आती हैं। चिप, मदरबोर्ड, कंप्यूटर, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक सारी कहां से आती हैं, चीन के ताइवान से बन के आती हैं, है कि नहीं है। अच्छी अच्छी कारें जो मतलब बड़ी बड़ी कार हैं मार्केट में 80 लाख 70 लाख की, वो सारी बाहर से बन के आती हैं, यहाँ नहीं बनती वो कार, राइट। और मेनली जो पेट्रोल डीजल और गैस है, इसका है पंगा ज्यादा, क्योंकि हर घर में पेट्रोल डीजल और गैस यूज करने वाले लोग हैं हम लोग। हर महीने हम गैस का सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी एक सिलेंडर शायद 1-2 महीने में यूज कर देता होगा। और पेट्रोल डीजल तो अगर आप गाड़ी आपके पास नहीं भी है तो भी आप बस में तो जा रहे हैं ना जी, तो बस में आप जा रहे हैं, इट मीन्स आपके जरिए ही तो पेट्रोल डीजल की खपत हो रही है। तो दैट इज वाई बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टीना जॉर्जिया इसके क्या हैं जी, निर्देशक हैं, इसकी डायरेक्टर हैं, और इसकी जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो गीता गोपीनाथ हैं, ये हैं। जब स्टार्टिंग में ये फेमस हुई, लोगों लगा ये तो मॉडल है और फलना है ढिंगना है। जब केरल की सरकार नियुक्त किया तो केरल के सीएम पर इल्जाम लगा कि इन्होंने एक सुंदर दिखने वाली लड़की को जो है बना दिया है इकोनॉमिकल एडवाइजर। तो भाई सुंदरता मैटर कर रही है ना कि ज्ञान, नॉलेज। जब इसको आईएमएफ ने अपना डेप्यूटी डायरेक्टर, क्योंकि होता यही है, जो पर्सन वेदर मैन और वेमेन, जो स्पेशली वेमेन जो दिखने में अगर अच्छी हो तो लोग ये मान लेते हैं कि उनको काम ही आता होगा घर में। ये थोड़ी समस्या भारत में है, और अगर ये समस्या है, जब भी आप मॉडल बन जाओ, अरे भाई जब बंदे का इंटरेस्ट ही मान लो मेडिकल साइंस में है, इंटरेस्ट ही मान लीजिए इंजीनियरिंग में है, इंटरेस्ट मान लो टीचिंग में है, तो हर किसी गुड लुकिंग पर्सन को एक्टर क्यों बनना चाहिए देखा जाए तो। इससे क्या होता है कि जो अच्छे एक्टर है मार्केट में, जिनकी शक्ल है थोड़े सांवले हैं, उनको फिर काम मिलता बेचारों को। हमने कैसी इमेज बना रखी कि अच्छे गुड लुकिंग फला, इनको ही एक्टर बनना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं होता है। कई लोगों को स्ट्रगल करना पड़ा फिर, चलिए जो भी है। WTO मींस अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन, इसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है बनी वैसे 1995 में है फाइनली, पर इसकी हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है। हिस्ट्री ऐसे लॉन्ग है कि 1947 में ही एक संस्था बनी, उसका नाम था इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, ITU। ये संस्था बनी और इस संस्था को 1948 में GATT का नाम दिया गया, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसके नाम चेंज होते गए और 1995 में फाइनली इसका नाम रख दिया गया जी WTO। तो आपको 3 तारीखें और 3 नाम पता होने चाहिए। 1947 में ITU, 1948 में GATT और 1995 में क्या जी WTO। और इसके बारे में एक और बात है कि जो उरुग्वे राउंड हुए, उरुग्वे एक जगह है, देश है, वहां पर राउंड मतलब वहां पर लगातार सम्मेलन हुए कि GATT ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। इसके बाद जब ये समाप्त हुए तो माराकेश संधि हुई, माराकेश एग्रीमेंट हुआ माराकेश में जाकर, और वहां फिर GATT को समाप्त किया गया और WTO को इंप्लीमेंट। विश्व में व्यापार ठीक ढंग से हो उसके लिए संस्था कौन सी है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो कि हम चीन के सामान को बैन कर देते हैं, तो क्या ऐसा होने देगी WTO? नहीं होने देगी। हम किसी भी देश के सामान को बैन नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज आता है। नेशनल सिक्योरिटी बने जैसे पाकिस्तान है, यदि पाकिस्तान हम पर हमले करे, आतंकवादी भारत भेजे, तो हम उसका सामान क्यों खरीदेंगे? क्योंकि जो सामान हमको बेचेगा, हमसे जो पैसा लेगा, उस वो आतंकवादी भेजेगा यहाँ पर, तो हमारा तो नुकसान है इसके अंदर।
उस कंडीशन के अंदर हम उस देश का सामान नहीं खरीदें। इमेजिन करिए आप मुझे टमाटर बेचने आए, मैंने आपको टमाटर दिए, पैसे दिए आपको मैंने, और शाम को कट्टा ले आए उसे और फिर आपने मेरे घर पे फायरिंग कर दी, तो मैं आपसे टमाटर लूंगा दोबारा क्या? यार ये आदमी तो जो मैं पैसे दे रहा हूं उसके बदले तो मेरे को ही डैमेज कर रहा है ये। तो हम तो चाहेंगे कि हम क्या कोई भी इससे सामान ना ले और एक कीड़े की मौत मरे, हम तो ही चाहेंगे। दैट इज वाई इंडिया अगर पाकिस्तान से सामान नहीं लेता है तो उसके पीछे अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की क्या है जी, कुछ नियम है। उस कंडीशन में हम ऐसा कर सकते हैं। पर मान लो जापान है, चीन है, साउथ कोरिया है, ब्रिटेन है, इन देशों के साथ हमारा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये आतंकवादी नहीं भेजते, हमारे सिक्योरिटी का मामला नहीं है, कोई डिस्प्यूट हमारे बीच में नहीं है, तो उन देशों का हम सामान बैन नहीं कर पाएंगे। उनका सामान हमारे यहाँ आता ही रहेगा, हम उनको बैन नहीं कर सकते। हमें कई बार कोई देश बैन क्यों करता था, इसलिए ताकि उनका अपना सामान बच जाए। तो में आज की डेट में जो साइकिल्स हैं वो सारी कहाँ से बन के आ रही हैं? एक टाइम पे हमारे देश में जालंधर में ही साइकिलें बनती थी। हीरो नाम सुना? हीरो साइकिल्स सुना आपने नाम? हीरो साइकिल्स। आज की डेट में हीरो साइकिल्स कहाँ है? गायब हो गई है। आप में से किसने साइकिल ली हाल फिलहाल में, खरीदी? एक काम करना, साइकिल की दुकान पे जाओ और साइकिल के ब्रांड नेम चेक करो, लिखा पीछे मेड इन चाइना। तो एक टाइम पे मुझे याद है, व्हेन वी वर किड्स, 4th 5th 6th क्लास में थे, तो साइकिल मतलब कौन साइकिल जी? हीरो। और टीवी पे ऐड आती थी हीरो साइकिल्स। जालंधर में उसकी बड़ी फैक्ट्री थी, पूरे देश में साइकिल वहां से जाती थी। 1990 के बाद जब हमने इकोनॉमी को लिबरलाइज किया और प्राइवेट कंपनीज विदेशी भारत में आई, उसके बाद जो फिर दौर चला है, तो आज की डेट में सारी साइकिल कंपनी कौन सी है जी? चीन की बनाई हुई है। तो चीन का माल बिक रहा है। अगर हम ऐसा करें कि चीन की साइकिल्स को भारत में बैन कर दें जस्ट टू प्रोटेक्ट द लोकल साइकिल कंपनीज, तो गलत हो जाएगा उससे। चीन की साइकिल सस्ती हैं, हमारी साइकिल्स क्या हैं जी? महंगी हैं। दिवाली में जो लड़ियां आती है ना लाइटों वाली, या शादियों में जो लाइटों वाली लड़ियां यूज करते हैं, सारी चाइना की बनाई हुई है। हमारी महंगी बनती हैं, वो सस्ती बना देते हैं। क्या रीजन हो सकता है? उनके पास लेबर काफी क्या है? स्किल्ड है। हम घर में बैठकर शाम को फोन चलाते हैं ना, वो घर में बैठकर शाम को ये लाइटें बना देते हैं। हर घर में फैक्ट्री है चाइना के अंदर। कैन यू बिलीव? हर घर में। चीन के अंदर आप हर गांव में जाएंगे, वहां लगभग 4 घर में फोन बन रहे होते हैं। वो लेकर जो है वो पेन्स लेकर वो कंप्यूटर बना रहे होते हैं, फोन बना रहे होते हैं। यही फोन हमको बटन वाली मिलते हैं 1000 रुपए के और 1500 रुपए के। आप सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, बटन वाले फोन देखें क्या आपने हाल फिलहाल में? ये बटन वाला फोन कितने का आता है? 1500 का। तो चीन यहां 1500 का बिक रहा है, तो दुकानदार कितना इसका पैसा बचाता होगा जी? अच्छा 300 रुपए। 1500 में फोन अगर बेच रहा है दुकानदार, कितना पैसा बचाएगा दुकानदार अपना? 300 रुपए। इट मीन्स ये यहाँ के लोकल दुकानदार के पास अगर 1500 में बिक रहा है तो उसने 1300 में खरीदा होगा, 1200 में खरीदा होगा। अब वही 1200 में जो खरीदा उसने किसी दिल्ली वाली दुकान से, तो उसको पड़ा कितने का होगा जी? 6000 रुपए का। अब यही इमेजिन करिए, दिल्ली से दूर चीन से बन के आ रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो चीन ने यही 1500 का फोन 200 में बना के दिया होगा। 200 में, 200 में हमसे कड़ी चावल नहीं बन पा रहे हैं, दे रहे हैं बस पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग हमको आइडिया तक नहीं कि क्या हम बना सकते हैं 100-200 रुपए के अंदर भी, और चीन के लोग बना रहे हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना कि चीन यहाँ 1500 में पहुंच रही है ना, तो चीन से बन के आ रही है वो 250, 300, 400। तो चीन जो है फोन बना के दे रहा है, और वो फोन चल भी रहा है जी, 4-5 साल टिक रहा है फोन वो भी। दिस इज अमेजिंग। व्हाट टू से, चलिए टाइम तो नहीं हो गया।
चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो विश्व बैंक के बारे में हम काफ़ी बातें पढ़ चुके हैं और IMF के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था, विश्व व्यापार संगठन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, EU के बारे में। तो जो यूरोपियन यूनियन है भाई, हम उसकी बात करें तो वैसे यूरोपियन जो देश हैं उन देशों का एक ग्रुप है, आपस में एक ग्रुप है। इसका विचार आया 1958 में, इसकी स्थापना हुई है 1993 में रोम की संधि से। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि रोम की ट्रीटी से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई। आसान क्वेश्चन कैसे आता है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स, बेल्जियम। वो आसान क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे बनता है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है कि उसके मेंबर कितने। आसान क्वेश्चन में दो चीजें आएंगी, क्वेश्चन टफ हुआ तो ये पूछेंगे आपसे, ठीक है जी। तो यहां की कॉमन करेंसी का नाम क्या है, यूरो। यूरो जो है यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी है। 27 देश हैं, ये आपस में यूरो नामक करेंसी में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। इनका टारगेट था कि हमने US डॉलर पे डिपेंडेंस कम करनी है, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही हो, ये अमेरिका की एक तरह से प्लानिंग थी। तो उसका डॉलर का वैल्यू बढ़ता जाता है। क्या आपने यहां तक नोट कर लिया जी? EU के बारे में ये 4-5 बातें नोट हो गई। चलिए आगे बढ़ें जी, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन नामक देश EU से 2020 में बाहर हो गया और इस घटना को बोलते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट में BRE ब्री और एग्जिट माने वहां से बाहर हो गया। तो ब्रिटेन ने एग्जिट मान ली, किसे, EU से। क्यों मारी, वो लंबी कहानी है कि ब्रिटेन को लॉस हो रहा था, काफी ज्यादा माइग्रेंट लेबर उनके देश में आ रहे थे, तो ब्रिटेन को EU में रहने से नुकसान हो रहा था। EU को 2012 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, मैंने नोबेल पीस प्राइज मिला। और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, नाम का उर्सुला वान डेर लेन है। ये भी नोट कर लीजिए। नोट तो सारी बातें ही कर लो, एग्जाम के टाइम पे रिवीजन के लिए काम आएंगे ठीक से। हो गए जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई 4 अप्रैल 1949 को। संस्थापक देश इसके 12 थे। वर्तमान इसमें इसके जो सदस्य हैं 32 हो गए हैं जी। अध्यक्ष का नाम मार्क रूटे है और 31वां जो देश है जिसने इसको ज्वाइन किया वो फिनलैंड है और 32वां देश है स्वीडन। इतनी सी बातें काफी हैं। हेडक्वार्टर इसका ब्रसेल्स के अंदर है, कई बार एग्जाम के अंदर आया है। इसके मेंबर 32 हैं, कई बार एग्जाम के अंदर आया है। और करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से लेटेस्ट मेंबर इसका कौन है, स्वीडन। इसका लेटेस्ट मेंबर स्वीडन है, जिसने इसको जो है वो हाल फिलहाल में ज्वाइन किया, स्वीडन। कोई बता सकता है कि नाटो क्यों बनाया गया था जी? नाटो नामक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी? तो देखो, नाटो का पर्पस क्या था, US चाहता दुनिया के तमाम देश रूस का साथ छोड़ दे और मेरी तरफ आ जाए। तो इसने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अब आप जानते हैं नाटो के जो 32 देश ग्रुप में किसी पर भी हमला होगा तो ये सारे मिलकर उसे जवाब देंगे। प्लस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाने में बेनिफिट किसको है, USA को, क्योंकि USA के पास हथियार बहुत है, वो उसको बेचता है, सेल करता है। नेक्स्ट है सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, माने साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई ढाका में 1985, इस्टेब्लिश किया गया है इसको ढाका में 1985 में। एंड अगली बात की जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। तो कई लोग हेडक्वार्टर में कंफ्यूज होते हैं
इसको इस्टेब्लिश ढाका में किया गया, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल के अंदर है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन पैदा नहीं करनी है। इसके जो सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, वो 8 हैं, जैसे मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया इसका मेंबर है। सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इनके मेंबर देश ये हैं, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मतलब इंडियन देश आते हैं, लगभग वही देश इसके मेंबर भी हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो देश आते हैं, लगभग वही देश इसके मेंबर्स भी हैं, लगभग वही देश इसके मेंबर्स भी हैं। हो गए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन है नेशंस है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इसका हेडक्वार्टर जो है जकार्ता इंडोनेशिया में है। और जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना तब इसके मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान में इसके मेंबर हैं 11 इसके मेंबर्स हैं। और 11वां देश जिसने इसको ज्वाइन किया वो तिमोर है। तिमोर, इसके मेंबर नेशंस की लिस्ट पड़ी हुई है यहाँ पे। इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, लाओस है, सिंगापुर और म्यांमार है। करिए से नोट। हो गए जी। नेक्स्ट है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक माने बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, ये बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में बिम्स्टेक की फुल फॉर्म पूछते हैं कई बार, और या तो फिर ये पूछते हैं कि कौन सा देश बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। तो पहले आपको पता होने चाहिए कौन से हैं, तो मालूम चलेगा भी कौन से नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में जो देश आते हैं लगभग वो इसका पार्ट है। हाँ, नेपाल थोड़ा सा उस तरफ जरूर है, मगर नेपाल भी इसका पार्ट है। इसके सदस्य देश 7 हैं, मुख्यालय इसका ढाका में है। सार्क का मुख्यालय था काठमांडू नेपाल में, इसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका। तो इन दोनों के बीच में कई बार कंफ्यूजन आती है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। हो गए जी। चलिए, एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। जब बना था ये तो 31 इसके मेंबर थे, अब इसके 68 मेंबर्स हैं। कुछ इसमें एशियाई हैं, कुछ इसमें पैसिफिक माने US और नियर बाई कंट्रीज हैं, और 19 जो है वो बाहर के भी देश इसमें आते हैं। मनीला के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, मनीला के ऊपर, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के ऊपर क्वेश्चन ऐसे बनता है। अगर टफ क्वेश्चन पूछें तो ऐसा पूछते हैं कि कौन सा देश ADB का सदस्य नहीं है। तो कई बार लोगों में ऐसा इंप्रेशन है कि क्योंकि एशियाई विकास बैंक है तो इसके मेंबर सारे एशियाई देश होंगे, जापान, चाइना, भारत, पाकिस्तान। ऐसा नहीं है। इसमें 49 देश कौन से हैं जी? एशियाई और पैसिफिक। मतलब व्हाट इज पैसिफिक? एशियाई पैसिफिक मतलब क्या होता है कि एशिया और इस तरफ पैसिफिक माने जो प्रशांत महासागर वाला एरिया है, इसमें USA भी आता है, कनाडा भी आता है, वो भी इसके जो है वो क्या है? मेंबर्स है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। कोई जानता है इससे कॉमनवेल्थ क्या चीज होती है? देखिए, ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पर शासन किया, ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पर शासन किया, जब वो देश आजाद हुए तो उन सभी देशों की कॉमन क्या थी? हिस्ट्री थी कि नहीं थी?
सपोज करो मेरे को भी किसी ने पीटा और उसी आदमी ने आप सबको पीटा है, तो हमारे बीच में दोस्ती हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? और जिस आदमी से मेरी दुश्मनी है और उससे आपकी भी हो जाए दुश्मनी, तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो इसलिए ब्रिटेन ने जिन जिन देशों पर शासन किया, जिन जिन देशों का दोहन किया, जब वो देश आजाद हुए तो उन देशों ने आपस में एक बैठकर बातचीत करी कि यार हम सबका हिस्ट्री क्या है, कॉमन है, हम सभी ब्रिटेन के द्वारा लूटे गए हैं, अब हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। मिलकर, काहे कि हम सबका हिस्ट्री क्या है, एक लुटेरा हमारा कॉमन है। तो इसलिए इन देशों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इसका नाम था कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। एग्जाम में खाली के पूछते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन। अब आप सोचेंगे कि जो हमारा लुटेरा था ब्रिटेन, हमने इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना दिया? लंदन में ही, ब्रिटेन में ही। ये तो अजीब बात है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी कॉमनवेल्थ नेशंस हैं, राष्ट्रमंडल देश जो भी आते हैं, उनकी ब्रिटेन की तरफ घृणा नहीं है, हेटरेड नहीं है। हमारी ब्रिटेन की तरफ घृणा नहीं है, बस हमको ये लगता है कि ब्रिटेन ने जो किया सो किया, हम उनकी तरफ घृणा का भाव नहीं रखते हैं। 56 इसमें मेंबर्स हैं और शुरुआत 1916 में हुई थी। ये बात यहां नोट कर लें आप। इसमें कॉमनवेल्थ डे कब मनाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से आप इसे नोट करिए। हो गए जी। ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। फटाफट छापिए और मुझे दीजिए आप 1 मिनट, तब तक नोट करिए इसे। चलिए देखिए जी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना में। और इसके जो मेंबर नेशन है वो इराक, ईरान, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गबन, गिनी, कांगो, अंगोला, इक्वाडोर और वेनेजुएला। देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों बनाया गया? आप क्या एक बेसिक बात जानते हैं? बेसिक बात क्या है कि एक होता है शब्द डिमांड और एक क्या होता है जी? सप्लाई। कोई भी वस्तु अगर महंगी करनी है, अगर हमने उसको महंगा करना है, तो उसकी डिमांड को सप्लाई से हमेशा रखो क्या जी? ज्यादा। अच्छा, हम सभी लोग अगर मान लीजिए जो भी हम यहाँ हैं, हम सभी खेती करना कर दें स्टार्ट, क्या कर दें हम सभी? खेती करना स्टार्ट, तो हम तो बहुत सब्जियां उगाएंगे सारे लोग मिलकर। होगा क्या? सब्जियों की सप्लाई क्या होगी जी? बढ़ जाएगी। डिमांड कम होगी, सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। तो हमें सब्जियों के दाम कौड़ी के भाव से मिलेंगे। समझा आप लोग? भारत का में जो किसान है वो अभी भी लगभग 52%
किस पे डिपेंड है जी? खेती पर। भारत के 52% लोग खेती से अपना घर चलाते हैं, किसान है 52%। अगर यही 52% लोग 10% रह जाएं तो क्या होगा जी? 52% जब खेती में काम कर रहे हैं और 10% करेंगे तो क्या हो जाएगा? जब 10% ही लोग खेती करेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी जी? कम। डिमांड क्या रहेगी उससे ज्यादा, और खाने पीने की चीजें क्या हो जाएंगी? बहुत महंगी। आपको मैं लिटरली बताऊं, भारत में जीना बड़ा सस्ता है। मैं आपको बताऊं, 30 किलो चावल, अच्छे चावल जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो 1400 रुपए के पड़ते हैं। अगर महंगे लेने तो महंगे मिल जाते हैं, पर जो एवरेज चावल हैं बासमती के, कहां से स्टार्ट होते हैं जी? 1400 रुपए के 30 किलो। अब अंदाजा लगाइए आप कि आटा भी लगभग 1000 रुपए का 30 किलो मिल जाएगा, 40 किलो मिल जाएगा 1000 रुपए में, 40-50 किलो। आप अंदाजा लगा रहे हैं, मतलब 2-2,500 रुपए में आटा चावल इतना ले सकते हैं आप कि लगभग आपका 4-5 फैमिली अगर आप हैं तो 1.5-2 महीने आप आसानी से निकाल दोगे। मतलब 5,000 रुपए के अंदर 4-5 परिवार मोटे मोटे तौर पर अपना गुजर बसर जो है वो आसानी से कर सकते हैं। ये है भारत। अगर आप दूध लगाना चाहते हैं फिर तो भी महंगा हो जाएगा कम, अगर आप फूड भी खाना चाहते हैं तो महंगा हो जाएगा कम। बस ये मैं सर्वाइवल की बातें कह रहा हूँ, सिर्फ सर्वाइव करना हो तो बहुत सस्ता है कि नहीं? किस कारण से है सस्ता? ये क्या बाकी देशों में भी अनाज सब्जियां इतनी सस्ती हैं? बाकी देशों में नहीं है। आप ब्रिटेन की बात करिए, आप यूरोप में कहीं भी जाइए, आप अमेरिका जाइए, तो वहां खाना और रहना इतना महंगा है। एक आध मेरे दोस्त ने बताते हैं कि सेविंग्स हमारी कम हो पाती है, किस कारण से? क्योंकि वहां पे खाना रहना महंगा है, और भारत में खाना रहना क्या बहुत ज्यादा सस्ता। पर यहाँ हमें दिक्कत क्या है? हमारी इनकम ही कम होती है। और आप यहाँ कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब क्या मिलती है? 30-35-40 हजार रुपए की शहरों के अंदर मोटे मोटे तौर पर। तो फिर आपका रूम क्या होता है? 5,000 रुपए का, चंडीगढ़ में 6,000 रुपए का। खाना रहना 3-3.5 हजार रुपए। समझा? मैंने आपकी इनकम का लगभग 25% ही खाना और रहना है, और उन देशों में अगर आप स्टार्टिंग में जॉब करने जाते हैं 90% खर्च होता है खाने और रहने में। समझ रहे हो आप? तो इसके पीछे कारण क्या है जी? हमारे देश में अधिकतम आबादी क्या कर रही है? किसानी वाला काम है। अच्छा, बहुत सारे लोग बीटेक कर लें, इंजीनियर बन जाए, तो इंजीनियर की सप्लाई क्या हो जाएगी जी? ज्यादा। उनकी कीमत क्या हो जाएगी? उनकी कम हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे बीएड करना स्टार्ट कर दें तो टीचर की आबादी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर जब ये जॉब लेने जाएंगे उनको सैलरी कम मिलेगी वहां पे। यही दौर रहा है। मतलब कोई भी संख्या ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, तो फिर उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर एक टीचर हमें ढूंढना हो स्कूल के लिए, एक एप्लीकेशन देंगे ना, वैकेंसी एक होगी तो 50 पहुंच जाएंगे। मजदूर चाहिए एक नहीं मिलेगा। तो दैट इज वाई आज की डेट में किसी मजदूर को अपने काम पे रखना है तो उसकी महीने की दिहाड़ी 600 रुपए हो चुकी है। रीजन क्या है? कि डिमांड उसकी क्या है? ज्यादा, सप्लाई क्या है उसकी? कम। तो हमारे देश में सभी ने क्या कर लिया जी? हमारे देश में तो सभी ने बीए कर ली है, सभी ने बीएससी कर ली है, सभी ने बीकॉम कर ली है, और कोई भी आदमी अब हार्डवर्क नहीं करना चाहता। मेरे अकॉर्डिंग जो ये डिग्रियां हैं ये लोगों को बेरोजगार बनाने का जुगाड़ है और कुछ नहीं है। बस बेरोजगार बना दो। मेरी नजर में बेस्ट यही है कि बच्चा जब 18 साल का पार हो जाए, पेरेंट्स कहें उसको कि चल अपनी पॉकेट मनी खुद अर्न कर। सच में कह रहा हूं मैं, ताकि कुछ स्किल उसके अंदर आए। जैसे कई बच्चे भी यंग हैं, आपके भी एज कितनी है? मान लो 18 साल या 20 साल आपकी एज है। सपोज कर लीजिए कि आप कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ 2-4 घंटे की कहीं जॉब करना स्टार्ट कर दें। मान लो आप किसी कपड़े की दुकान पे जॉब करना स्टार्ट कर दें 4 घंटे की। 2 महीने की छुट्टियां हैं, आदर्श क्लॉथ हाउस में गए कि जॉब चाहिए जी, सस्ते में कर लेंगे हम, चले गए। थोड़ा रियलिटी चेक मिलता है बंदे को, इंसान को, और लोगों से आप बात करना सीखते हैं, डांट सुनना सीखते हैं। तो ये ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। और चूंकि हमारा स्टूडेंट खाली इंजॉय करता और पढ़ता थोड़ा बहुत, उसे होता क्या है कि जब वो बीए कर लेता है तो उसका पर्पस क्या होता है कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब ही लूंगा,
बीएससी वाला बोलता है मैं तो गवर्नमेंट जॉब लूंगा या फिर प्राइवेट जॉब बढ़िया वाली तो लूंगा मैं, जहां मैं कुर्सी पे बैठूं, कुर्सी पे। तो फिर उससे क्या होता है कि वो चीज उनको मिलती नहीं है, और 30 साल पार होने के बाद उनके हाथ में तो जॉब नहीं होती है। दिस इज द प्राइम रीजन। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पे। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि भाई हमको तेल की, माने पेट्रोल डीजल की डिमांड रखनी है क्या ज्यादा, और सप्लाई कट करनी है। तो अगर एक आध देश ही करेगा तो बात नहीं बनेगी ना। तो इन सभी देशों ने, ये सारे देश हैं ज्यादातर तेल यही बनाते हैं, पेट्रोल और डीजल, तो उन्होंने मिलकर कहा कि हम तेल बाहर कम निकालेंगे, डिमांड हमेशा रखेंगे ज्यादा, आपूर्ति हम कम रखेंगे। सपोज मान लीजिए डिमांड है 6 ट्रिलियन बैरल की और पैदा हो रहा मान लो 5.5 ट्रिलियन बैरल, तो डिमांड क्या हुई बोलो, सप्लाई से क्या हुई ज्यादा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ज्यादा। पेट्रोल डीजल की वैल्यू क्या होगी जी, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं? और चलिए लीजिए ब्रेक। हमने पिछली बार कहां तक डिस्कस कर लिया जी? बिम्स्टेक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये हो गया, ओपेक थी शायद लास्ट। नाउ ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि कई लोगों में लगता है कि ब्रिक्स मतलब वही ये 5 कंट्रीज का ग्रुप है। ऐसा नहीं है। ब्रिक्स अब 5 कंट्रीज का ग्रुप नहीं है, अब ब्रिक्स के मेंबर बढ़ चुके हैं। वैसे ब्रिक्स की फुल फॉर्म है बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। तो ये दिखने को तो लगता है कि 5 देशों का ये समूह होगा। हाँ स्टार्टिंग में था, बट अब नहीं है, अब काफी देश और इसमें ऐड हो चुके हैं। इसकी स्थापना मींस एस्टैब्लिशमेंट 2009 में हुई और साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। पहले इसका नाम ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। तो ब्रिक से ब्रिक्स हुआ, मैंने 4 से 5 हुए। और इसकी खासियत क्या है कि इस ब्रिक्स नामक ऑर्गेनाइजेशन ने एनडीबी माने न्यू डेवलपमेंट बैंक नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक नामक ऑर्गेनाइजेशन इसने क्रिएट की है। इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 2014 को ही इस बैंक की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को क्रिएट करने के पीछे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रही है, तो नाम उसका है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चीन के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चीन में, चाइना में, शंघाई। तो शंघाई चाइना में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। सही है जी, आगे बढ़ें। ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। R5 का मतलब क्या हुआ जी? R5 का मतलब ये हुआ कि ब्राजील की जैसे करेंसी रियाल है R, रूस की करेंसी रूबल है, इंडिया की रुपया है, चीन की रेमनिबी है और साउथ अफ्रीका की रैंड है। तो इसे R5 उस कारण से कहते हैं। ऐसे पिछले साल एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था कि जो R5 है, ये R5 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? तो अब ब्रिक्स, एक लोग गैस कर सकते हैं कि ब्रिक्स भी 5 देशों का समूह है, पर इतना आसान नहीं था। R मतलब इन 5 देशों की करेंसी के नाम की स्टार्टिंग क्या है? R से ही। जैसे रियाल, रूबल। अगर कोई पूछे आपसे आज के बाद
कि ब्राजील की करेंसी क्या है, तो आपको कम से कम पता होनी चाहिए, रियाल है। रूस की क्या है, रूबल है। ब्राजील की क्या है जी, रियाल है। रूस की, चलो ये तो रिपीट हो गया। इंडिया की रुपया है, चाइना की रेमनिबी है, और साउथ अफ्रीका की जो है रैंड है। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन यहां से आ सकता है। ठीक है जी, हो गया नोट? इज इट डन? चलिए, कुल सदस्य जो है वो 11 हैं इसके, टोटल मेंबर्स 11 हैं आज की डेट में। स्टार्टिंग में तो वही ब्राजील, रूस, भारत और चीन 2009 के अंदर। इसके बाद फिर साउथ अफ्रीका आया, और अब जो नए देश इसमें आए हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, और लेटेस्ट मेंबर जो ऐड हुआ है वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया वाली लाइन को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, इनके एग्जाम में यही आएगा कि लेटेस्ट मेंबर कौन बना है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स का जो लेटेस्ट मेंबर है वो है इंडोनेशिया। ब्रिक्स का जो लेटेस्ट मेंबर है वो कौन है जी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर है। इंडोनेशिया ब्रिक्स का लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुई थी। इसके सदस्य देश 195 हैं, जो इसकी मेंबर कंट्रीज हैं 195 हैं, और हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर पेरिस, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है जी, हो गया। वर्तमान महानिदेशक इसके हैं आंद्रे अंजोले, बस आप ये चीज नोट कर लीजिए। और सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, विश्व सांस्कृतिक धरोहर है, वो कहाँ है जी, इटली में है, और नंबर 2 पे चाइना के पास है। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं वो इटली के पास है, तो इटली को जो है वो नोट किया जाए। जो धार्मिक स्थल है कितने हैं वो जी इसमें? चलिए, हो गया ये। आगे बहुत इसमें चीजें नहीं हैं। चलिए, G7 की बात हम करें तो G7 ग्रुप ऑफ 7 नेशंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। G7 की स्थापना 1975 में होती है। 1975 में होती है। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली इसके मेंबर हैं। रशिया 1998 में इसमें ऐड तो हुआ, पर 2014 में जब उसने क्रीमिया नामक
क्षेत्र पर कब्जा किया तो उसे उस ग्रुप से बाहर कर दिया गया। बाकी चीजें आप इसमें लिखेंगे नहीं, कोई औचित्य नहीं है लिखने का। बस 3 बातें, 1, 2 और 3 चीजें आप इसमें नोट करें। हो गए जी। G20 की हम बात करें, अब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज हैं। अब आप इसमें 20 के 20 देश याद नहीं कर सकते हैं। हाँ, G7 के 7 देश आपको कंठस्थ होने चाहिए। जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली, ये सारे के सारे देश अमेरिकन और क्या है, यूरोपियंस हैं। हाँ, एक देश कौन सा है, दैट इज जापान, जो कि दैट इज एशिया का है। चलिए, अब आपने G20 में कोई इतना खास पढ़ना नहीं है, बस ये पढ़ना आपने कि G20 जो ग्रुप है वो एक्चुअली 20 देशों का ग्रुप है, मगर यहाँ 20 फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आपस में बैठकें करते हैं। इस G20 ग्रुप का पर्पज यही है कि ये जो 20 देश हैं ये कैसे इकोनॉमिकली ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 नेशंस एक तरह से आते हैं, उनके फाइनेंस मिनिस्टर इसमें आते हैं। इसकी स्थापना 1999 में हुई कि कैसे इकोनॉमिकली हम ग्रो कर सकते हैं। और देखो, ये जो अमेरिका है या जो यूरोपियन कंट्री है, इन्होंने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और वो ग्रो किए हैं। एशिया की जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहां पे इस तरह के ग्रुप्स बने नहीं, हम पीछे रह गए। बट अनफॉर्चुनेटली जो हुआ सो हुआ। अब आज की डेट में जापान और चाइना एंड इंडिया, साउथ कोरिया अच्छा मुकाबला कर रहे हैं जी। चलिए, हो गए यहां तक। अब नेक्स्ट है AIB, हो गए जी, नोट कर लिया आपने। इसमें 19 देश प्लस एक यूरोपियन यूनियन, EU, यूरोपियन यूनियन, इसको मिला के 20 का ग्रुप बनता है। 20 का यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप के जो देश हैं उनका ग्रुप है, उसको बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो इसको मिला के 20 बनते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर आता है कि G20 जो ग्रुप है वो 19 देशों के साथ साथ में एक ग्रुप है। वो कौन सा ग्रुप है, तो नाम उसका है EU। चलिए आगे बढ़ते हैं। AIBB, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है?
AIBB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIB, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। इसकी स्टैब्लिशमेंट स्थापना 2015 में हुई है। इसका मुख्यालय जो है वो बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर किस में है? बीजिंग में। डन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। G4, ग्रुप ऑफ 4 नेशंस, भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील। अब G4 का पर्पस क्या है? यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट लेना। आप जानते हैं यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट जो है कितने देशों के पास है? 5। कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से हैं? परमानेंट 5। हाँ, अमेरिका, रशिया, फ्रांस, चाइना, ब्रिटेन, नहीं जापान नहीं है, ब्रिटेन। हो गए 5 जी, 5 गिन लिया आप लोगों ने, 5 हो गए। जब जापान उसमें नहीं है, डिजर्विंग है जापान। वर्ल्ड की इस समय जो जापान है वो 5th लार्जेस्ट क्या है जी? इकोनॉमी है। भारत क्या है? हाँ जी, 4th लार्जेस्ट है। क्या हम डिजर्व नहीं करते? और जर्मनी क्या है? वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट, तो वो डिजर्व नहीं करता। और ब्राजील भी डिजर्व करता है। माने ये ग्रुप बनाया गया इसलिए इनकी 4 डिजर्विंग देश हैं जिनको यूएन के अंदर परमानेंट सीट मिलनी चाहिए, जिनको यूएन में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए एक दूसरे का ही साथ देकर। अगर भारत को यूएन में परमानेंट सीट मिल गई तो आप ये समझ लीजिए कि इस एरिया के अंदर जो नेपाल है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये लोग फिर थोड़ा सा हमें हल्के में नहीं लेंगे। नहीं, अभी भी ऐसी बात नहीं कि इंडिया बहुत बड़ी सुपर पावर है, मगर फिर भी इनको हमसे काम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पिताजी, आपके मम्मी अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो गांव के लोग जो है आपके प्रति थोड़ा लगाव तो रखते हैं कि भी चलो, पर कल परसों मान लो आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो फिर वो ज्यादा आकर्षित आपकी तरफ हो जाएंगे कि भी कल परसों काम आपसे पड़ सकता है। यदि आप सरकारी टीचर बन गए तो शायद उतना आकर्षण पैदा ना हो। और मान लीजिए आप बन जाते हैं कोई थानेदार या कोई तहसीलदार, तो फिर वो ज्यादा आपकी तरफ आते हैं। किस कारण से आते हैं वो आपकी तरफ? क्योंकि जिसके पास पावर उसकी तरफ लोग क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। फैक्ट है कि नहीं है? 60 साल का सलमान खान अभी भी शादी करना चाहे तो 25 साल लड़की से शादी कर सकती है, रो के नहीं। अगर सलमान खान 60 साल का है और अभी वो शादी करना चाहे तो क्या लगता है उसकी शादी नहीं होगी? पक्का होगी। कोई भी करना चाहेगा उसके साथ। बोलने का अर्थ यह है कि जिसके पास पावर है उसकी तरफ क्या होता है जी? आकर्षण होता है। अगर इंडिया को परमानेंट सीट मिल गई तो इंडिया की तरफ क्या आ जाएगा? लोगों का आकर्षण। क्यों? जिसके पास पावर उससे बेनिफिट होता है जी, बेनिफिट उससे। तो इस कारण से जो है, अगर ये इनमें से कोई भी, इसे ऐसा लग रहा है कि जर्मनी और जापान इंडिया से पहले परमानेंट सीट लेकर जाएंगे, तो चलो पहले इसको दे दो, जो भी है हमारा नंबर भी आ जाएगा। मतलब डिजर्विंग ये 4 देश हैं जिनको अगली परमानेंट सीट जो है वो मिल सकती है जी। अब G77 जो है, बस आप ये लिखिए कि 1964 में बनाया गया था और ये विकासशील देशों का समूह है। विकासशील का मतलब होता है गरीब देशों का समूह है। इसमें ब्रिटेन नहीं मिलेगा आपको, इसमें रशिया नहीं मिलेगा आपको, इसमें अमेरिका नहीं मिलेगा, जापान नहीं मिलेगा। विकासशील का मतलब क्या होता है जी? डेवलपिंग नेशंस। तो डेवलपिंग नेशंस का ग्रुप है, इसमें भारत भी शामिल है। तो ये इनका समूह है, ये इनका जो है वो ग्रुप है। हो गए जी। कार्यालय इसका बहुत सारे देशों में, छोड़ी बाहर में जाएगी। रेड क्रॉस में कभी आपने टेस्ट करवाए हैं? कभी नहीं करवाए हैं तो करवाइए पक्का, क्योंकि नॉर्मल टेस्टिंग लैब में जो बिल बनता है
टेस्ट करवाने का, कोई भी टेस्ट, उसके मुकाबले रेड क्रॉस में सस्ते में होते हैं। जैसे मतलब अपने बाहर चंबा आप हॉस्पिटल में गए, प्रिस्क्रिप्शन आपने बनवाई और आप फिर प्राइवेट लैब में चले गए, तो वहां कोई टेस्ट मान लो आपका 1000 रुपए का हो रहा है, तो आई कैन श्योरली से रेड क्रॉस में आप जाएंगे 600 का होगा, मतलब लगभग 60% कॉस्ट होती है बाहर के मुकाबले। कहाँ है रेड क्रॉस? हाँ, इरावती के साथ में है। तो कभी भी आपने टेस्ट करवाने हैं तो वहां करवाइए। एक तो अच्छी बात क्या है, बहुत ही ऑथेंटिक उनके टेस्ट होते हैं, और दूसरी बात क्या है कि चार्जेस भी क्या होते हैं, कम। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये एक क्या है, एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं, सेवाएं देने के लिए काम करती है। समझा आप लोग? तो इस कारण से इनके रेट क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। इनके बारे में मुख्यालय इसका जेनेवा है और हेनरी ड्यूटनेंट ने इसको स्थापित किया है। और असल बात क्या है, इसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। नोबेल शांति पुरस्कार तब मिलता है आपको जब आप बहुत ही अच्छा काम करें, और एक बार नहीं 3 बार मिल चुका, मीन्स ये कोई बहुत ही बड़ी सामाजिक संस्था है। समझा आप? चलिए, कल हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को निपटा देंगे, या फिर क्या एक ऐसा करते हैं, कल हम करंट अफेयर्स कर लेते हैं जी। करंट अफेयर्स के कुछ आपको मैं 3 पीडीएफ भेजे हैं। कितने भेजे हैं? 3 पीडीएफ। आप चाहें तो उसके प्रिंट आउट बाहर निकाल सकते हैं, हनीश बैठा होता सुबह, उसे आप निकलवा सकते हैं। जिसको वो नोट करने हैं पेन कॉपी में, वो नोट कर लीजिए। और आप अगर उसको पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीडीएफ तो आज कहीं वो मिस हो जाएगा आपका, बट अगर आप प्रिंट में पढ़ा है तो प्रिंट में उनसे ले लीजिए करवाकर, सस्ता प्रिंट मिल जाएगा वो बाहर आपको। और दूसरी बात, अगर किसके पास टाइम अच्छा है, पेन अच्छे नोट्स बना सकते हैं वो, तो उस पीडीएफ से आप जो है वो नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो कल आपसे पूछूंगा मैं जो आपका मई मंथ वाला करंट अफेयर्स है, डन रहा? कल सबसे पूछूंगा इस क्लास के अंदर 50 के 50 क्वेश्चन। या तो आप लिख कर लाएं उसको, या फिर प्रिंट करवा लें बाहर से। मुझे आपके हाथ में वो 50 क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, लीजिए गैप। रेड क्रॉस, राइट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल क्या है? इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल पुलिस। इंटरनेशनल पुलिस बोलने का अर्थ क्या है कि चूंकि हर देश की पुलिस के पास कंट्रोल उसी देश का होता है, तो कोई क्रिमिनल ऐसा हो जो इंटरनेशनल बन जाए, कि आज इंडिया में छुपा हुआ है, कल फ्रांस में छुपा हुआ है, परसों ब्राजील पहुंच जाए, तो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को कैसे डील किया जाए जी? तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या होनी चाहिए? पुलिस, जिसके ऊपर कंट्रोल पूरे वर्ल्ड का हो, उसे बोलते हैं इंटरपोल। इसकी स्थापना 1923 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स के अंदर। लियोन्स, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है जी। भारत में इंटरपोल की एजेंसी का नाम है सीबीआई। इंटरपोल कोई स्पेशल पुलिस नहीं है, ये हर देश के अंदर की जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है उसी को ही लूप इन करती है, मैंने उन्हीं को ही लेकर चलती है। जैसे इंटरपोल नामक पुलिस ना भारत में है ना पाकिस्तान में है, भारत की सीबीआई ही इंटरपोल है भारत में। पाकिस्तान की एफबीआई, मैंने सॉरी यूएस की एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ही वहां की इंटरपोल है। उस देश, हर देश की सबसे सुप्रीम इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन ही इंटरपोल होती है। तो इंटरपोल कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आप मान के चलिए। चलिए, नेक्स्ट है अरब लीग। तो अरब लीग की हम बात करें, अरब लीग की स्थापना 1945 में होती है। एक्चुअली अरब में कई देश आते हैं, कई अरबियन कंट्रीज हैं, अरब सागर के आसपास का उनका एरिया है, और उन्होंने कोशिश करी कि क्यों ना हम अरब देश के लोग, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, वी हैव कॉमन इंटरेस्ट, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाकर हम अपने इंटरेस्ट को सेव करेंगे, मैंने अपने हमारे हित जो हैं हम उनका बचाव करेंगे। इसका मुख्यालय काहिरा में है, काहिरा मिस्र के अंदर है। ठीक है जी। तो ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ज्यादातर केसेस में इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। आज तक मैंने जब भी क्वेश्चंस को देखा है तो हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया। चलिए, नेक्स्ट है जी यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट।
यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मैंने इसका ये एक तरह की स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस था कि पूरे विश्व में जो ट्रेड है, व्यापार है, उसे हम कैसे ठीक करें, पूरे विश्व के ट्रेड और व्यापार को कैसे ठीक किया जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन वो करती है। इसकी स्थापना 1964 में हुई, हेडक्वार्टर जेनेवा में है, अध्यक्ष वर्तमान में फिलहाल ये है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि अभी ये हैं, आज से एक महीने बाद कोई और आदमी हो जाएगा तो परमानेंट नहीं है ना, कोई भी पर्सन परमानेंट नहीं होता अपनी सीट पर। तो इस तरह से अब सम्मेलन 4 वर्षों में एक बार होता है, वो छोड़ दीजिए, ये लाइन कट करना, लिखना अपने किसके सदस्य देश 195। UNCTAD नामक ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर नेशन है वो 195 है। 195 इसके क्या हैं जी, मेंबर्स हैं। चलिए, हो गए नोट। नाउ UNDP, वैसे देखा जाए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको बोलते हैं सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, माने संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी संस्थाएं, क्योंकि हर एक नाम के अंदर आपको UN दिख रहा है ना यहाँ पे। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि पूरे विश्व में हम विकास कैसे करें। बट डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ कोई रोड और गाड़ियों के साथ नहीं है। यहाँ डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों की डेवलपमेंट, जिसमें उनकी एजुकेशन आती है, उनका स्वास्थ्य आता है और उनकी आय, इनकम, पर कैपिटा इनकम, वो बाद में देखेंगे। तो इनकम भी उसमें जो है वो क्या है जी, आती है, समझे आप? उसमें आय अथवा इनकम भी जो है वो शुमार होती है, आती है। चलिए, तो इसके अध्यक्ष कौन है? अचीम स्टेनर। तो अचीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ क्या लिखी है कि मानव विकास रिपोर्ट की आंकड़े यही जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है, तो उसका नाम है UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 3 चीजें देखी जाती हैं। आप चाहें तो इसे कहीं साइड में लिख लीजिए। और वो 3 चीजें क्या हैं? एक है एजुकेशन, शिक्षा। सेकंड है हेल्थ, जिसको लिखते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, माने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, हेल्थ का ही इंडिकेटर है। कोई इंसान लंबा जिएगा तो उसका हेल्थ अच्छा है, इसका मतलब ये हुआ। और तीसरा उसकी इनकम। अगर शब्द अच्छे यूज करने हैं तो फिर बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। ठीक है जी। इनके बेसिस पे हम डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को जारी करते हैं। और ज्यादातर इस तरह की रिपोर्ट में टॉप करने वाले देश का नाम क्या है? समटाइम्स स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, इस तरह की जो कंट्रीज हैं वो टॉप करती हैं। अगर डेवलपमेंट का मतलब गाड़ियों से होता, डेवलपमेंट का मतलब बड़े बड़े हाईवेज और ब्रिज से होता, रेलवे से होता, मिसाइल एंड वॉरफेयर से होता, तब तो यूएसए सबसे बड़ा क्या होता है जी? डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री यूएसए नहीं है। अमीर बहुत है वो बात अलग है, अमीर बहुत है वो बात अलग है। इमेजिन करिए एक फैमिली है, उस फैमिली में सभी 10वीं पास है, सभी, पर उस फैमिली की जो मंथली इनकम है अगर सभी में बांट के देख ली जाए तो लगभग सभी लोग अपने धंधे से, बिजनेस से 5-5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, मान लेते हैं। एक और परिवार है जिसमें सभी लोग पढ़े लिखे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो है वो मान लीजिए कोई मैनेजमेंट गुरु है, ऐसे ऐसे करके,
और उनकी महीने की तनख्वाह मान लो 80,000 रुपए है, तो आपकी नजर में ज्यादा अच्छी फैमिली आपको कौन सी दिख रही है? वो जो 5 लाख कमा रहे हैं पर मंथ बट विद नो एजुकेशन, 10वीं पास, कुछ नहीं होता है। मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि ये जो डॉक्टर और इंजीनियर्स टाइप लोग हैं ये ज्यादा मतलब आपकी नजर में ठीक लगेंगे आपको। रीजन क्या है कि कम पढ़ने से क्या होता है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, देखा जाए तो पैसा ही मैटर करता है। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपकी कोई एक फ्रेंड है, उसकी शादी होने जा रही है, पर उसको कंफ्यूजन है कि कहाँ की जाए। उसको 2 रिश्ते आए हैं। एक है जो पढ़ा लिखा लगभग नहीं है, 10वीं पास है मान लीजिए, पर उसका अपना फैमिली बिजनेस है, और वो फैमिली बिजनेस है जिससे वो महीने का कमा रहा है 10 लाख रुपए। और एक और है जो लगा है असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में, सहायक आचार्य, उसकी अभी तनख्वाह 50,000 के आसपास है। अब वो कह रही है कि भी आप जो कहेंगे फिर मैं आपकी सलाह पर ही मैं चलूंगी। आप कहेंगे इसे तो यहां शादी कर लूंगी, तो आपकी राय क्या होगी? बेटा आपसे स्टार्ट करते हैं। स्नेहा, श्वेता, आपकी राय क्या होगी कि आप क्या सजेस्ट करेंगे उसे? असिस्टेंट प्रोफेसर विद 50,000 सैलरी या 10th पास गाय विद बिग बिजनेस, मिनिमम इनकम उसकी महीने के 10 लाख रुपए? जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, आगे बेटा आप। आज पीछे भी रह गए कॉलेज वाले प्रोफेसर साहब। हाँ जी, चलो ठीक कह रहे हैं, बट हो सकता है कि आप यहाँ कह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, बट बाहर लोग कह सकते हैं नहीं नहीं यार वो 50,000 बना रहे हैं, वो 10 लाख कमा रहा है यार, बड़ा फर्क होता है, राइट? लग्जरी लाइफ होगी। आज बॉम्बे घूमने जा रहे हैं, कल पेरिस में होंगे, परसों स्विट्जरलैंड में होंगे घूम रहे, तो लाइफ में तो बहुत चेंज होगा उस हिसाब से। मगर आप लोग एजुकेशन को शायद यहाँ क्या दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं, पैसे को नहीं। अगर पैसे को ही देते प्रायोरिटी तो क्या होता? तो फिर 10 लाख तो बहुत हुआ जी, 20 गुना है 50,000 रुपए का। तो इसीलिए ये जो सोच आपने यहाँ रिप्रेजेंट करी है, वही सोच को लेके चला कौन? यूएनडीपी। ये क्या बोलते हैं? पैसे बेशक कम कमाओ पर एजुकेट हो जाओ, हेल्थ अपनी ठीक रखो। पैसे कमा रहे हैं मान लो महीने का 10 लाख रुपए, बट डायबिटीज है, चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, आर्थराइटिस हो गया है, तो ये उस विचार का है कि हेल्थ अच्छी रखो, नॉलेज अच्छा हो, पैसे बेशक कम क्यों ना हो। और उसी कारण से छोटे छोटे कंट्रीज हैं, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और न्यूजीलैंड, छोटे छोटे कंट्रीज हैं और ये टॉप मार्क की क्योंकि इनकी सोच जो आपने अभी कहा उस पर आधारित है। मगर हम अगर अमेरिकन सोच देखें तो वहां क्या है, वहां लोग कॉलेज छोड़ देते हैं। मार्क जकरबर्ग, फेसबुक वाला, उसने पढ़ाई कहां करी हुई है, समझे? उसने कॉलेज को बीच में छोड़ दिया है और फेसबुक कंपनी बना दी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, उसने पढ़ाई छोड़ दी बीच में। तो उन देशों में कल्चर कह रहा है कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा। यूएसए में यही चलता है। यूएसए के अंदर, अमेरिका में आपको पैसे बनाना आता है तो आप इंटेलिजेंट हैं, आपको पैसे बनाने नहीं आते, आप पैसा बना नहीं सकते हैं ज्यादा, तो मीन्स आप बेवकूफ माने जाएंगे, चाहे पीएचडी स्कॉलर क्यों नहीं है। ये है। तो हर देश में विभिन्न डिफरेंट क्या है जी, विचार हैं। अब इधर आइए आप, अब हिमाचल देखिए। हिमाचल में पैसे कम हो, पढ़े लिखे हैं, तो यहाँ के लोग उसको वैल्यू करते हैं। गुजरात जाइए आप, गुजरात, अगर आप पैसे ज्यादा बनाते नहीं हैं, आप व्यापारी टाइप बंदे नहीं हैं, तो आपकी वैल्यू है कि टीचर, प्रोफेसर, इंजीनियर, इनको कोई पूछता नहीं है वहां पे, समझा? तो हर जगह पे वैल्यू क्या है जी, इंसान की डिफरेंट है। पर यूएनडीपी की जो सोच है, वो सोच जैसे अभी आपने दिखाई, या हमारे हिमाचल के पहाड़ के लोग जो हैं वो वैसी सोच जो है वो रखते हैं, यानी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि पैसे हैं, मगर पैसे प्राथमिकता उसकी सेकंड पे है, एजुकेशन फर्स्ट पे है। चलिए जो भी है। नाउ यूनिसेफ की हम बात करेंगे। यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, राइट? तो ये शॉर्ट में लिखिए फुल फॉर्म, आप लिखो पूरी। तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड, ई से इमरजेंसी और एफ से क्या हुआ जी, फंड।
तो बच्चों के लिए फंड्स, बच्चों के लिए पैसा, आप इस बात से वाकिफ हैं, जैसे आप लोग बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े हो चुके हैं कि आपको घर वाले कहें कि कल से तुम हमारे नहीं, हम आपके हैं कौन, कल से हो जाए, तो उसके बाद आप क्या करोगे? शायद जिंदा तो रह सकते हो ना जी, कि नहीं? अब खाने वाने का इंतजाम कर सकते हो अपने लिए, रहने का इंतजाम भी शायद कर सकते हैं। इमेजिन ए सिचुएशन जहां आपके पेरेंट्स कहते हैं आज आपको संडे के बाद हम आपके कुछ भी नहीं है, जाओ कुछ अपना करो। तो मंडे को आपके खाने और रहने का इंतजाम आप कैसे करेंगे? आई थिंक वी शुड बिगिन फ्रॉम यू। बेटा आप बताओ। ये तो सब पढ़ लेंगे, छोड़ो इसको, रुक जाओ। मंडे से आपकी तैयारी क्या होगी? आपको कहीं रहना भी है और खाने का इंतजाम भी करना है, तो मंडे से आपकी प्रिपरेशन क्या होगी? क्या करेंगे आप मंडे? जल्दी से। ढाबे में बर्तन धोएंगे कि कपड़े की दुकान पे कपड़े बेचने में जो सहायता करते हैं दुकानदार की, वो आप काम करेंगे, या कुछ भी रेट लगा लेंगे कि आप फिर कहीं ट्यूशन पढ़ाएंगे, किसी कोचिंग में चले जाएंगे पढ़ाने के लिए? क्या करेंगे आप? हाँ जी, पढ़ाएंगे आप, पढ़ाने में जाएंगे? काम ढूंढेंगे? काम क्या होगा वो? नहीं ना क्लियर? है कोई काम आपके दिमाग में? वो काम करेंगे। मंडे शाम तक खाना खाना आपने, ये ढूंढते ढूंढते शाम हो जाए काम का। मंडे शाम का खाना आपके पास नहीं है। बट आप बताइए जी, लास्ट आप बताओ जी। हाँ जी, अच्छा, कपड़े की दुकान में आप कपड़े आसानी से बेच सकते हैं, आपकी सेलिंग स्किल अच्छे हैं। आप बताइए बेटा, आप। हाँ जी, तो क्या आप मतलब रेडी में परांठे वंठे बनाएंगे या कुछ ऐसा चीज है, खाना वाना क्या कर सकते हैं ऐसा? मंडे को इमीडिएटली आपको कुछ करना है। आ रहा कुछ दिमाग में? आगे बताओ बेटा आप। फिर भी मंडे सुबह आपको निकलना पड़ेगा घर से, कुछ करना आपको। आगे बेटा दीपिका, सॉरी श्वेता, आप बताइए क्या स्किल है? टीचिंग कर सकते हैं। हाँ जी, मेरा, अच्छा देखो, एक बात आप समझ लीजिए कि स्किल और पढ़ाई में क्या होता है, फर्क होता है। अगर आपको ब्यूटी पार्लर वाला काम करने आता तो आप तुरंत कहीं भी जा सकते हैं, हमें ये काम आता भी, काम दो हमें, हम सस्ते में काम कर लेंगे। तो कोई भी, अगर आप ऐसा बोलेंगे ना हम सस्ते में काम कर लेंगे, इनको दे रहे हैं 10,000, हमको दो 6,000, कर लेंगे कि आप पर तो जीने मरने की नौबत आ रखी है, तो तुरंत आपको रख लेंगे। वो स्किल की वैल्यू होती है, स्किल की। तो इसलिए बोलने का अर्थ क्या है कि जो बड़े लोग हैं जिनके पास आपके पास पढ़ाई है, कुछ भी हो जाएगा तो आप कहीं पे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ट्रू और नॉट? कहीं कपड़े बेचना स्टार्ट कर देंगे दुकान में जाकर, या कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप अपना काम कम से कम सर्वाइव आप कर सकते हो। मगर सपोज करिए कि एक छोटे बच्चे को जो 4-5 साल का है, उसको उसके पेरेंट्स कहीं ट्रेन के डब्बे में छोड़ के चले जाएं, या उसे कहीं भी रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में छोड़ दें। कई बार ऐसा होता है कि पैदा कर देते हैं, पाल नहीं पा रहे हैं, छोड़ देते हैं उनको ऐसे। क्या वो कैसे करेगा, जिंदा रहेगा जी? इसका मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो बच्चे हैं उनकी देखभाल उनके अगर परिवार वाले नहीं करते हैं तो ये सरकारों की क्या हो, जिम्मेवारी है। बच्चे किसकी जिम्मेवारी होनी चाहिए भाई? सरकार की। उसकी शिक्षा, एवरीथिंग कौन देखे? सरकार देखे, क्योंकि वो अभी इंडिपेंडेंट नहीं हुआ है कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो इसके लिए एक संस्था बनी है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। ये उन बच्चों की सिचुएशन को देखते हुए खाने का, उनके लिए रहने का, पढ़ाई का बंदोबस्त करती है। और मजाक की बात नहीं, इसने बिहार में कई स्कूल्स में फंडिंग की है, बिहार के कई स्कूल्स में मतलब यूनिफॉर्म बांटी है, तो बहुत मतलब ये काम कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करते हैं। 1946 में इसको ओपन किया गया था, मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है,
और इसके प्रमुख का नाम क्या है? कैथरीन रसेल। मेनली ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है अफ्रीकन कंट्रीज में। अफ्रीकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में काफी ऐसे देश हैं जो बहुत गरीब हैं, तो उन देशों में इसका जो है वो काम है। तो चलिए, अब जो है मिली बॉबी ब्राउन को 14 वर्ष की आयु में यूनिसेफ की सबसे कम आयु की सद्भावना राजदूत के रूप में घोषित किया गया, एक तरह से गुडविल एम्बेसडर, राइट। तो यूनिसेफ हर साल, लिखो इस लाइन को भाई, यूनिसेफ हर साल अपनी प्रमोशन के लिए, प्रमोशन मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचे, तो उसने कई बार लोग हायर किए हैं। अनुष्का शर्मा को हायर किया है, विराट कोहली को हायर किया है, रोहित शर्मा को हायर किया है, सचिन को हायर किया है, जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं सबको हायर किया इन्होंने, ताकि यूनिसेफ का नाम आगे जाए। और इवन कई बार ऐड भी आती है जी, आती है ऐड, आप फोन चला रहे हैं, ऐड आई बीच में, यूनिसेफ को डोनेट करें, आती है ऐड, आई थिंक आती होगी आपको भी। ऐसा आप मान लो बीच में फेसबुक चला रहे हैं, तो फेसबुक के चलाते चलाते बीच में आपको ऐड शो होती है, डोनेट टू यूनिसेफ, तो लोग करते हैं डोनेट यूनिसेफ को, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है यूनिसेफ ना। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये जो क्वाड है इसकी फुल फॉर्म तो नहीं कह सकते हैं, पर इसके बारे में कहा जाता है कि क्वाड का मतलब हुआ 4, तो 4 देशों का ये समूह है। बट एग्जाम में अगर आया कि क्वाड की फुल फॉर्म क्या है, तो लिखोगे तो आप यही, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि कोई आदमी नहीं सोच पाएगा कि इसकी फुल फॉर्म ये हो सकती है, क्योंकि आपका ध्यान जाएगा कि क्यू से, चलो ठीक क्वाड्रिलेटरल हो गया, यू से क्या है, ए से क्या है और डी से क्या है। तो स्वाभाविक सी बात है आप कभी भी ये ऑप्शन तो टिक नहीं करोगे जहां ये लिखा होगा। ट्रू? इज इट डन? ठीक है, तो क्वाड 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 क्वाड, आगे बढ़े जी, हो गया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई संगठन, शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी स्थापना जो है वो 2001 में होती है, इसकी स्थापना 2001 में होती है। तो इसके मेंबर नेशन 9 हैं, कई बार एग्जाम में आया है कि SCO के मेंबर नेशन कितने हैं? 9 हैं, और ये 9 के 9 नाम आपको रटने हैं, भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान। तो ये हैं 9 के 9 मेंबर्स। इन 9 के 9 मेंबर्स को आपको कंठस्थ करना है, प्लीज याद करना है। नीचे वाली बातें लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है, यही बातें लिखिए एंड लीजिए क्विक ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, उसके बाद